सो बेसिकली ऐसे लाइक जस्ट ऐसे अनरिलेटेड सा एनेक्डोट है, बट मेरा कजिन है, सो उसने एक बार ऐसे काफ़ी पहले बोला था कि वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई थिंक पढ़ना चाहता था। तो उसने पूछा था कि कैसी बुक है। अ, और मैंने जानबूझ के उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा सही है, मतलब पढ़ सकता है, क्योंकि बेसिकली आइडिया वही था कि किसी को जो ऐसे पर्सनल जर्नी होता है किसी का, वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई थिंक मेरे को लगता है स्पेशली थोड़ा बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी वगैरह रिलेटेड आइडियाज़, क्योंकि मतलब जब वो उसको फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करेगा कुछ लाइक बेटर चीज़, तो उसके पास एक पुराना कुछ आइडिया होगा उसको ऐसे कंट्रास्ट करने के लिए कि हाँ यार वो एक बेकार बुक थी। तो जब तक बेकार बुक नहीं पढ़ी होगी तो वो ऐसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा एक डिसेंट बुक को, आई थिंक। एंड देन फिर उसका काफ़ी टाइम बाद ऐसे मैसेज भी आया था मेरे को कि भैया ये जो बुक थी ये तो ऐसे 2 लाइन्स में समराइज हो सकती थी। अ, तो बेसिकली क्वेश्चन मतलब मेरे को ये जानना था कि लाइक ऐसे यूनिक एक जर्नी होता है सबका कि जब ऐसे कुछ 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 भी चीज़ को अपन एनकाउंटर करते हैं, लेट्स से कोई बुक हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे आपके लिए वो क्या था, मतलब ऐसे प्री डॉइच गौरव सोनी का क्या चल रहा था बेसिकली, कि आपको ये बुक मिली एंड देन आपको लगा कि ये वर्थ इट है। और बाय द वे से अपन बात कर रहे हैं द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी के। हाँ यार, आई थिंक जो आपने बताया ये कि आपका कज़न था एंड उसने ये ये जो पॉइंट था ना कि पहले कुछ बेकार बुक आइडियाज़ एनकाउंटर करना हेल्प करता है अच्छे आइडियाज़ को समझने के लिए, बेटर समझने के लिए। आई थिंक मेरी लाइफ में लाइक डेविड की के आइडियाज़ के पहले बिगिनिंग ऑफ इंफिनिटी या फैब्रिक ऑफ रियलिटी या डेविड डॉयच के कोई भी आइडियाज़ से पहले मतलब पूरी लिस्ट है बैड आइडियाज़ की। जस्ट बिफोर डेविड मेरे मेरे बचपन से ईस्टर्न फिलोसफीज का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है अबाउट लाइफ की, लाइफ में क्या कैसे लाइफ जीनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में, एसेट्रा एसेट्रा, कैसे लाइफ के बारे में सोचना चाहिए वगैरह वगैरह सब कुछ। इन सब थ्योरीज की मेरा जो मोस्ट इन्फ्लुएंस था, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ईस्टर्न फिलोसफीज का था, जो हमारे इंडियन कल्चर में सिखाते हैं हमारे। और प्लस जो मेरी अच्छे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी कोई इतनी ग्रेट नहीं थी, ठीक-ठीक थी। मेरे पर्सनल रिलेशंस जितने भी हैं, मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ या मेरी वाइफ के साथ या उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो इन सब मैटर्स में कुछ ना कुछ मिसिंग था, लाइक देयर वाज़ ऑलवेज़ कि भई ये लिंगरिंग लॉन्ग लंबे समय तक चलने वाली अनरिज़ॉल्व्ड प्रॉब्लम्स चल ही रही थी काफ़ी टाइम से। एंड आई थिंक उनका तो देखा था कि मैं हर थोड़े-थोड़े टाइम में कोई ना कोई नई फ़िलॉसफ़ी में स्विंग कर रहा हूँ। कभी मैं सैम हैरिस को कुछ टाइम के लिए पढ़ रहा हूँ। जो सैम हैरिस एक फ़िलॉसफ़र है यूएस में, जो कि काफ़ी मतलब मेडिटेशन और वन कॉन्शियस पूरा पूरा वर्ल्ड कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज़ एवरीथिंग, इस टाइप के आइडियाज़ हैं उसके। तो मैं काफ़ी उससे इम्प्रेस हुआ। मैं सद्गुरु से बहुत इम्प्रेस हुआ बहुत टाइम के लिए। मैंने उनकी किताबें सारी पढ़ ली। सैम की 2-4 किताबें थी वो पढ़ ली, उनके सारे पॉडकास्ट सुन लिए। मेडिटेशन भी किया, उनके ऐप डाउनलोड कर लिए और बहुत मेडिटेशन किया कि मेरे को कुछ पीस मिले लाइफ में। पीस मतलब कि ऐसा कोई लिंगरिंग प्रॉब्लम नहीं है एवरीडे लाइफ में और सब सही चल रहा है और मैं सही, ये कॉन्फिडेंस, ये फीलिंग कि मैं जो डिसीजंस ले रहा हूँ वो सही मतलब सोच समझ के ले रहा हूँ, अच्छे ले रहा हूँ, एंड फीलिंग ऐसी जो फीलिंग आती है मन में कि सब सब कुछ ऑन ट्रैक है, वो फीलिंग मिसिंग थी। तो ये सब करते-करते जब मैंने अ, सैम हैरिस के एक पॉडकास्ट में डेविड आया था एज़ अ गेस्ट। लेकिन उससे भी पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नमाल रविकांत है, वो भी एक मेरे मेरे पे उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है उसके आइडियाज़ का। एंड आई वुड से कि जितने भी थिंकर्स थे सबसे मतलब इन हाइंडसाइट मेरे को लगता है कि नवाल प्रोबब्ली इज़ सबसे लीस्ट उसके आइडियाज़ में सबसे कम कन्फ्यूजन रहा मेरे को, मतलब मेरी लाइफ में कम कन्फ्यूजन पैदा हुआ। सैम हैरिस या सद्गुरु, मतलब आई थिंक मैं किसी को डिस नहीं कर रहा हूँ, मतलब लेकिन जो पहले जितने भी मेरे को आइडियाज मिले उनसे कन्फ्यूजन्स में रहे, मतलब खत्म नहीं हुए, या तो और बढ़ गए या रिप्लेस हो गए एक कन्फ्यूजन किसी दूसरे कन्फ्यूजन। पर आई थिंक नवाल के पॉडकास्ट पे मैंने सबसे पहले डेविड को एनकाउंटर किया था। कोई एक पॉडकास्ट था डॉयच स्पाइस करके, जिसमें नवाल ने डेविड को इंटरव्यू किया था। तो
इंटरव्यू में डेविड जैसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहा था, एंड उसको ह्यूमन जो इंसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेन एग्जिस्टेंशियल की, लाइफ कैसी जीनी चाहिए, हम सोचते कैसे हैं, हम समझते कैसे हैं, दुनिया को जानते कैसे हैं, इस टाइप के आइडियाज के बारे में उसने जो उसने एक्सप्लेनेशंस दिए, तो एकदम इंस्टेंटली मेरे को अट्रैक्शन हुआ कि यार यहाँ कुछ शायद क्लियर आंसर्स मेरे को मिल सकते हैं मेरे क्वेश्चंस के। एंड देन दैट्स हाउ आई एनकाउंटर्ड। एंड फिर वंस जैसे मैंने पूरा वो पढ़ा, फिर उसके उसके उसका इंटरव्यू सुना, फिर उसकी फैब्रिक ऑफ रियलिटी बुक पढ़ी, और फिर बिगिनिंग ऑफ रियलिटी बुक पढ़ी, तो बस पढ़ते पढ़ते ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि हर चैप्टर में, हर पैराग्राफ में कोई ना कोई अनरिजॉल्व प्रॉब्लम जो है उसकी गुत्थी सॉल्व हो रही थी मेरे माइंड में। तो नाउ उसके जब जब से बस वो एनकाउंटर हुआ, तब से बस यही चल रहा है, बस गुत्थियां सॉल्व हो रही हैं, लाइफ मजे में है। ट्रबल्स अभी भी आ रही हैं लाइफ में, रोज आ रही हैं। आज सुबह ही मैसिव फैमिली डिस्प्यूट को के बीच अब ये सिचुएशन हो गई है कि मैं बस मतलब मैं प्रॉब्लम्स को एंजॉय कर रहा हूँ, वो सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरे को हमेशा ऐसी फीलिंग रहती है कि मुझे ऐसी फीलिंग नहीं रहती कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे यही फीलिंग रहती है कि हाँ, क्या मुझे ऐसे क्लैरिटी की फीलिंग रहती है। सो आई थिंक ये है सिचुएशन। आई थिंक लाइक जैसा कि ऐसे डिफरेंट एरियाज में जो जो आइडियाज आपने इनकाउंटर किए डेविड के को हेल्प किए, बट लेट्स से इन इन जनरल आप क्या बोलोगे कि क्योंकि क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि यूजुअली अगर आप किसी से पूछते हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किन चीज़ों से इम्प्रूव होगा, तो लेट्स से कुछ प्रोडक्ट बताएगा कोई कि इस मैट्रेस में इन्वेस्ट कर दो या फिर इसमें इन्वेस्ट। बट और क्योंकि इस पे अपनी पहले भी बात हुई है, एंड ऑनलाइन भी मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है, लेकिन इस तरह के कमेंट्स मैंने यूट्यूब वीडियोस पे देखे हैं कि द बिगिनिंग ऑफ एंजाइटी क्योर्ड माय डिप्रेशन। सो इन यस। जनरल लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ में किस किस कौन सा वो मेजर एरिया है जो आप बोलोगे कि जहाँ पे ऐसे डेविड के आइडियाज़ मोस्ट हेल्पफुल लगे, और अगर आप कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हो उसको लेट्स से जो आपने बोला कि ईस्टर्न फिलोसफर्स या मेडिटेशन वगैरह, वो आइडिया से आप इनिशियली इन्फ्लुएंस थे, तो वो कहाँ पे लाइक वहाँ कहाँ पे ऐसे शॉर्ट कमिंग्स थी, और कहाँ पे फिर ऐसे अ, जो ये नए आइडियाज थे, डेविड के आइडियाज थे, ये पुराने प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करने में आपको हेल्प कर पाए। आई थिंक डेविड के आइडियाज में बिफोर आई आंसर, मतलब मैं आंसर क्वेश्चन को आंसर करूंगा, लेकिन एक मैं कैवियट देना चाहूंगा कि अ, अ, जो भी चीज़ों के बारे में डेविड बता रहा है, वो पहली बात तो उसका ओपिनियन नहीं बता रहा है, वो रियलिटी डेविड एक्सप्रेस करते हैं अपने की जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रियलिटी कैसे है, रियलिटी क्या है और कैसे काम करती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन जो मेरा जो डिप्रेशन क्लियरिंग, मेरे को कभी डिप्रेशन था नहीं, बट जो मेरी लिंगरिंग प्रॉब्लम्स, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जिनको जो जो मुझे परेशान कर रही थी, वो सॉल्व हुई। आई थिंक मेरे को तो पता ही नहीं था कि एपिस्टेमोलॉजी करके कोई चीज़ होती है। मेरे को तो मैं आई वाज नॉट वेल रेड बचपन से। मैं स्कूल बस कैसे ही कैसे मैं स्मार्ट था, मतलब कि स्कूल में मैं नंबर सब ले आता था, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी रीडिंग बहुत ही लिमिटेड थी। सो मतलब ऐसा भी नहीं था कि कोई फिलोसॉफिकल तरीके से मेरे को एपिस्टेमोलॉजी का कोई भी एक्सपोज़र था, मेरे को पता भी नहीं था। पर दिस एपिस्टेमोलॉजी जो है कि द स्टडी ऑफ नॉलेज की हम इंसान जो भी हम जानते हैं, जो भी चीज़ें हम समझते हैं, वो कैसे समझते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, वो असली में रियलिटी में वो प्रोसेस काम कैसे करता है, वो मैंने पहली बार समझा डेविड के थ्रू। एपिस्टेमोलॉजी जो उसने एक्सप्लेन किया कार्ल पॉपर के एपिस्टेमोलॉजी को इसमें फैब्रिक ऑफ रियलिटी में। तो फिर उससे एक ब्रेक थ्रू हुआ कि पहले मेरे को लगता था कि मैं ना ये खोज रहा हूँ कि मैं राइट आंसर्स खोज रहा हूँ, ऐसा मेरे को लगता था। मेरे माइंड में लगता था कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, और अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने इसका एक राइट आंसर है, और मुझे वो राइट आंसर ढूंढना है। तो मैं क्या करता था कि सोर्स ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ पर मुझे राइट आंसर मिल सकता है। तो जो जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग थी, जिस तरह से मेरे एक्सपोज़र था, हमेशा यही था कि भई अ अ, आप क्या पढ़ रहे हो या किससे पूछ रहे हो, वो ही मैटर करता है।
तो ये मैटर नहीं करता कि क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या बोला जा रहा है, बट ये मैटर करता है कि ये मैटर करता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके पास डिग्रीज़ हैं क्या? उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं क्या? वो अगर कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफ़िसर है, तो मेरे को लगता था कि हाँ, इसके पास तो नॉलेज होएगी, या कोई साधु महात्मा है, तो मेरे को लगता था कि इसके पास नॉलेज होएगी, या कोई वर्ल्ड फेमस बुक है जैसे कि मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि ये पढ़ ले, सेपियंस पढ़ ले, या कोई ऐसी मतलब हमेशा जो भी रिकमेंडेशंस थी वो हमेशा इस चीज़ से बेस्ड थी कि कोई सोर्स है जो कि ये सोर्स जो भी कह रहा है वो सही होएगा। एंड वो अ, तो मतलब मैं ऐसे ट्रेन था सोचने के लिए कि सोर्स मैटर करता है। एंड फिर क्या होता है कि उस सोर्स की मैं आँख बंद करके जो भी वो कह रहा है उस सोर्स जो नॉलेज जो भी आइडिया वो मुझे उस सोर्स मेरे को दे रहा है, मैं पहले उसको अज़्यूम कर रहा हूँ कि हाँ, ये आइडिया सही है क्योंकि ये सोर्स के पास क्रेडिबिलिटी है, इसके पास डिग्रीज़ वगैरह हैं। अ, पर एंड देन लेकिन मैं वो आइडिया को अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट करता था और फिर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं, या फिर थोड़ी-सी मॉडिफ़ाई होके नई प्रॉब्लम बन गई। तो वो वहीं की वहीं खड़ी थी प्रॉब्लम। एपिस्टेमोलॉजी समझने के बाद मेरे को समझ में आया कि सोर्स ऑफ नॉलेज का कोई रेलेवेंस नहीं है। नॉलेज कैसे बनती है, हम कैसे समझते हैं चीज़ों को, उसका नेचर क्या है नॉलेज का, ये सब जब समझ में आया तब सो एक कॉन्ट्रास्ट के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप अ, क्या एग्जांपल लूँ मैं? आई थिंक जैसे मेरे को पर्सनली एक लगता है कि लाइक स्पेशली मेडिटेशन मेरे को लगता है कि जो आप बोल रहे थे कि ईस्टर्न फिलोसफीज, तो उसमें यूजुअली इस तरह की चीज़ होती है कि बेसिकली कुछ ट्रुथ्स ऐसे हैं जो लाइक आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट आप उसको हुँ, मेडिटेशन के थ्रू ऐसे सॉर्ट ऑफ ग्रैब कर सकते हो। मतलब ये चीज़ ट्रू है कि लाइक जो ऐसे क्वेस्ट है ट्रुथ का, वो ऐसे पर्सनल जर्नी है, और ऐसा नहीं है कि किसी सोर्स से लाइक जो अभी अभी आप बोल रहे थे कि लाइक कोई सोर्स है जो मेरे को ऐसे ऑथेंटिक मोहर लगा के बेसिकली ऐसे एक ट्रुथ दे सकता है कि यार ये ट्रू है। बट यूजुअली वहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दी जाती है कि ना सिर्फ ये ऐसे पर्सनल जर्नी है, बट ऐसे एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता है, और हुँ। लाइक वो क्वेश्चनेबल ही नहीं है, क्योंकि वो बस आपको देखना है ऐसे मेडिटेशन में, और उसके बाद फिर ना वो एक्सप्रेस हो सकता है, तो अगर एक्सप्रेस नहीं हो सकता तो फिर क्रिटिसाइज भी नहीं हो सकता। या डेफ़िनिटली मेडिटेशन तो मतलब मैं अ, जब ऐसे बैठता था आँख बंद करके और सोचता था कि भई कुछ मेरे को मैं ऐसे वेट कर रहा हूँ कि ठीक है मैं अपने कॉन्संट्रेट करूँगा उसमें जो मेन थीसिस क्या है मेडिटेशन की कि अगर आप करते रहो, बस लगे रहो। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो गलती मेडिटेशन की नहीं है, गलती आपकी ही है। क्योंकि उसका उसमें तो मेडिटेशन के तो इसमें तो सबसे बड़ी ट्रिक उन्होंने यही कही है मेडिटेशन के प्रोपोनेंट्स ने कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आप सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते। मेडिटेशन एज़ अ सिस्टम परफेक्ट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है। मेडिटेशन एज़ अ सिस्टम वर्क्स क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हाँ, उनके लिए वर्क कर रहा है, इसलिए इट्स वर्किंग। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे काम करेगा। एंड आई यूज्ड टू थिंक आँख बंद करके कि हाँ, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ एंड देन सैम की आवाज़ इतनी अच्छी है बाय द वे एंड उस सैम हैरिस की सो वो जो कान वो कान में बोलता है कि ये कॉन्शियसनेस अभी जो आप अपने आप अब देखो अपने स्पेस को एक्सप्लोर करो और देखो कि क्या आपको क्या फ़ील हो रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, ये थॉट कहाँ से आया है? ऐसे इस टाइप की बातें वो एंड अगर आपके पास कोई बेटर थ्योरी नहीं है तो आपको लगेगा कि ठीक है, हाँ, करते रहो लेट मी कीप ट्राइंग बट फिर अ, बेसिकली ऐसे की आइडियाज लाइक जो ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका चेंज किए, सो उसमें आप बोल रहे थे कि मोस्टली एपिस्टेमोलॉजी का अराउंड, इवन दो मतलब आपको नहीं बताता कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, बट लाइक अपने को कैसे बेटर आइडियाज़ की तरफ जाना है। सो इंस्टेड ऑफ हुँ। ऐसे सोर्सेज पे रिलाई करके कि यार इसके पास बेटर है, इसके पास बेटर है, या फिर उसकी जगह लाइक आपने बोला कि डेविड की जो थ्योरी है वो आपको ज़्यादा सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ आइडिया। Yeah, that's true. सो बट फिर लाइक फिर क्या है, मतलब लेट्स से जो जो आपने बोला कि एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली ऐसे जो प्रोसेस है ट्रुथ को फाइंड करने का। सो अगर सोर्सेज नहीं है, अगर मेडिटेशन नहीं है, तो बेसिकली क्या आइडिया है वो कार्ल पॉपर का, डेविड डॉइच का, जो आप रेफर कर रहे थे, और क्यों वो आपको लगता है कि ऐसे बेटर है? हाँ, तो आई थिंक इसमें 3-4 मेरे को रियलाइज़ेशंस हुए। एक तो ये कि
जैसे मैंने बताया कि कोई सोर्स नॉलेज का कोई सोर्स नहीं है, व्हिच मीन्स कि नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है हमें। और मिलने का तो उसमें एक थोड़ा-सा मैं वर्ड थोड़ा चेंज करूँगा मिलने की जगह, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या हैं, मतलब मेरे को एपिस्टेमोलॉजी समझ में आई तो क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मेरे को लगता था कि नॉलेज एक ऐसा चीज़ होती है जो कि फाइनल ट्रूथ करके कोई चीज़ होती है, एंड हम उसको एज़ पीपल हम उसको समझ सकते हैं, इंसान फाइनल ट्रूथ को समझ सकता है, व्हिच मीन्स कि हर चीज़ के अंदर कोई एक फिक्स्ड फाइनल ट्रूथ है जिसको हम समझ सकते हैं, अ, एकदम जो क्या बोलते हैं, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। तो ऐसा ऐसे क्लेम्स होते थे, ईस्टर्न फिलॉसफी में भी क्लेम्स थे, हमारे कल्चर में भी क्लेम्स थे कि भई सच को जानो, सच को जानने के लिए तुम अगर ये पढ़ोगे, मेडिटेशन करोगे तो सच को जान पाओगे। तो उस सच की एक क्वालिटी थी कि वो अ चेंज नहीं होता है, लाइक जो जैसे मेरे को लगता था कि पहले कि नॉलेज एकदम ऐसी कोई चीज़ है जो कि अ अ, जिसका एक फिक्स्ड फॉर्म है एंड उसको हमें समझना है। कार्ल पॉपर और डेविड के एपिस्टेमोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स मेरे को समझ में आया कि नॉलेज का जो नेचर है वो ऐसा नहीं है कि नॉलेज किसी चीज़ के बारे में होती है, तो जिस चीज़ के बारे में है वो है, रियलिटी है वो, पर उसके बारे में जो नॉलेज हम जो समझ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रह ही जाती है हमेशा। वो एकदम नॉलेज का जो नेचर है वो एक वो कंजेक्चुरल है, इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में उसका होगा मतलब कि उसका जो नेचर वो गेस के जैसा है। मतलब सिर्फ़ सिर्फ़ अनुमान अनुमान लगा सकते हैं बेसिकली आप। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं। करेक्ट। हम नॉलेज जो भी हमारे माइंड में नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में, वो एक एक मतलब अच्छा अनुमान हो सकता है। वो एक अनुमान ही है वो एक उसको हम ऐसे नहीं सोच सकते कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब ये परफेक्ट नॉलेज है। ऐसे करके कोई चीज़ होती नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड है कि हम कोई चीज़ के बारे में परफेक्ट नॉलेज जान ऐसा ये पॉसिबल भी है कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम कोई चीज़ के बारे में क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, इसके बारे में जो हमारी नॉलेज है वो परफेक्ट है। ये क्लेम पॉसिबल नहीं है। ये मेरे को पहली बार समझ में आया एपिस्टेमोलॉजी समझ के। एंड वो होने से क्या है कि अ अ, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे आती है माइंड में कि हाँ, मैं कहीं कोई भी सोर्स में मिस्टेक हो सकती है, मेरी एक्जिस्टिंग नॉलेज में मिस्टेक हो सकती है। सो अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जिसको मैं दोबारा से इवैल्यूएट नहीं कर सकता। मैं हर चीज़ को दोबारा इवैल्यूएट कर सकता हूँ। कहीं अगर प्रॉब्लम है, अगर मेरे को ऐसा लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये नॉलेज की अम, जैसे हमारे पे इसलिए गया है कि भई माँ-बाप को की बात को कभी टालना नहीं चाहिए। मान लो ये आइडिया मेरे को बचपन से समझाया गया है, ठीक है? तो अगर मैं मान लूँ कि हाँ, ये तो गीता में लिखा हुआ है या ये स्वामी जी ने बोला है और वो सोर्स वो ट्रुथ के सोर्स हैं और उन्होंने बोल दिया तो ये ट्रुथ ही होएगा और इसमें कोई इस आइडिया में कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। बस दिस इज़ इट। पर जब मैं कोई अगर मैं ये समझता हूँ कि नॉलेज कंजेक्चुरल है तो कि अनुमानित है, मतलब गेस वर्क टाइप का है उसका जो नेचर, तो वो स्वामी जी ने बोला है कि हाँ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ, रिस्पेक्ट पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। पर अगर पेरेंट्स कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो मुझे लगता है कि नहीं माननी चाहिए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मैं ऐसे रिज़ॉल्व करूँगा कि मैं पहले तो ये समझूँगा कि हाँ, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ये आइडिया इसमें भी हमेशा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात माननी चाहिए या कब माननी चाहिए, कब नहीं माननी चाहिए। इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी मिसिंग नॉलेज है इस आइडिया के अंदर। तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, वो मैं फर्दर समझ सकता हूँ उसको। दूसरा कॉन्सेप्ट आया है कि नॉलेज हम क्रिएट करते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है? तो वो पहले मुझे लगता था कि नॉलेज जो है वो बाहर से माइंड में आती है, तो किताब से आएगी, किसी इंसान से आएगी, कुछ सुन के आएगी। देन एपिस्टेमोलॉजी में समझ में आया कि नॉलेज का जो नेचर है वो हम उसको क्रिएट करते हैं। हर पर्सन में क्रिएट करता है नॉलेज को, पूरे एकदम स्क्रैच से। मतलब एक्जिस्टिंग नॉलेज होती है, फिर उसको मॉडिफाई करके हम नई नॉलेज क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। हाँ, तो या सो नॉलेज जो है वो हम क्रिएट करते हैं, वो मतलब ये जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हम कोई बाहर से हम नॉलेज कॉपी नहीं कर रहे हैं किसी सोर्स से, हम क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में। एंड सो उसमें हमेशा हम इसी प्रोसेस से क्रिएट करेंगे। थोड़ा बहुत जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब उसको उसमें हम कमी ढूँढते हैं कि कहाँ मिस्टेक, जो हम जानते हैं ऑलरेडी, उसमें कहाँ मिस्टेक है। ये प्रोसेस मतलब
अगर अगर उसको हम सीरियसली लेते हैं कि हमारी सारी जो हम जो भी वो समझते हैं उसका उसका प्रोसेस यही है कि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज मतलब उसमें कमी ढूंढते हैं और फिर उसको उस कमी के हटाने के लिए कुछ गेस करते हैं कि ये कमी कैसे दूर होएगी, और फिर हम नई नॉलेज क्रिएट करते हैं। सो अगर मेरे को लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आया कि मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया और उनकी बात में वो मुझे कुछ करने को कह रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है मेरे माइंड में। उसको रिज़ॉल्व करने के लिए मुझे नई नॉलेज क्रिएट करनी पड़ेगी अपने माइंड में। सो जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है कि पेरेंट्स माननी चाहिए और ये जो काम करना है वो नहीं करना चाहिए, इस नॉलेज को मैं दोबारा से इवैल्यूएट कर सकता हूँ। मैं दोनों को इवैल्यूएट कर सकता हूँ। ये नहीं है कि एक नॉलेज की पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उसको मैं इवैल्यूएट नहीं कर सकता क्योंकि वो फिक्स्ड नॉलेज है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो कि फिक्स्ड है। तो हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं दोबारा से हर नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज एक तो कंजेक्चुरल है, गेस वर्क टाइप की है, और दूसरा हम उसको क्रिएट करते हैं अपने माइंड में क्रिटिसिज्म के प्रोसेस से, कि हम हर आइडिया को क्रिटिसाइज़ करें, उसमें कमी ढूँढें, उसमें क्या कमियाँ हैं जो हम ऑलरेडी समझ रहे हैं, जिसके कारण से ये करंट प्रॉब्लम आ रही है, एंड फिर उस कमी को हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और फिर उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है नॉलेज क्रिएट करने का हमारे माइंड में। तो ये बट लाइक एग्ज़ाम्पल्स। सो इसके अलावा लाइक यूजुअली जब लोग इस बारे में सोचते हैं कि लेट से कुछ आइडिया है और उसके बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ, तो यूजुअली होगा कि मैं कुछ रेफ़र करूँगा। लेट से जैसे आपने बोला कोई बुक होगी मे बी जो जिसके बहुत हुँ, ज़्यादा रिव्यूज़ हैं लेट से, हुँ, और उसके बेसिस पे मैं जज कर सकता हूँ कि थोड़ा कि यार ये बुक शायद अच्छी होगी, ये काफ़ी लोगों ने पढ़ी है और इसका रिव्यू अच्छा है, इसकी रेटिंग अच्छी है, एंड देन उसके बेसिस पे फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ कि लाइक उसको पढ़ सकता हूँ, उसके बेसिस पे उससे अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ। और बट आप बोल रहे हो कि लाइक वो एक मिस्टेक है, कि सिर्फ उस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली जो भी है उसका कुछ भी रेटिंग है या कोई भी सोर्स है, उसका कोई भी ऑथर है या फिर मे बी रिलीजियस बुक है या कुछ और है, तो रैदर देन ये मानने का कि कि ये ऐसे 100% ट्रू ही होगा, मैं सिर्फ उसको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, एंड देन अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ के अराउंड उसको। हुँ, या ओके। सो मतलब ऐसे सुनने में लाइक क्या है कि ये बहुत ऐसे सिंपल साउंड करता है, मतलब कि ठीक है, जस्ट जस्ट ऐसे चीज़ों में कमियां हम ढूंढ रहे हैं एंड देन इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो ये इतना एक्चुअली इतना पावरफुल है क्या अगर लेट्स से कोई अनफेमिलियर है इस आइडिया से, तो लोग इस चीज़ पे अग्री करते हैं यूजुअली कि ठीक है, डॉगमास वगैरह अपने को वो नहीं करने चाहिए, कि अगर ठीक है रिलीजियस बुक में लिखा है तो वो बहुत पहले लिखा था और उस टाइम के अकॉर्डिंग लिखा था, अब अपने को वो रीएवेलुएट करना चाहिए, उस तरह की चीज़ है। बट यूजुअली लाइक लोगों का होता है कि ठीक है, एक एक्सपर्ट होगा कोई, उसको मैं रेफर करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से लेट्स से क्लाइमेट का, अगर मैं कुछ जानना चाहता हूँ क्लाइमेट के बारे में, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बहुत सारी चीज़ें रैंडम कुछ एक्सप्लोर करूँ, या फिर दूसरा होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में मैं उनके आइडियाज़ को पढ़ने का ट्राई करूँ। अ, स- तो वो मतलब ऐसे बेकार आइडिया क्यों है, हाँ, वर्सेस आई थिंक वर्सेस इसके कि वर्सेस वर्सेस इसके कि लाइक एक्सपर्ट को रेफर करने की जगह मैं खुद से वो नॉलेज क्रिएट करने। सो ऑब्वियसली अगर आपको जैसे क्लाइमेट के एग्जांपल में अ, कि अगर आपको कितना आपका इंटरेस्ट है कोई टॉपिक के अंदर, कोई भी एरिया ऑफ नॉलेज में आपका कितना इंटरेस्ट है, उस पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितना डीप जाओगे। और अगर आपको सिर्फ सोशल गैदरिंग्स के अंदर कुछ बोलने के लिए कुछ अगर टिडबिट्स गैदर करने हैं, तो ऑब्वियसली आप वो एकदम सही तरीका है कि आप जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आप गैदर कर लो। अगर आपको जानना है कि क्या असली में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या करना चाहिए एज़ अ पर्सन, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो आपको उसके बारे में नॉलेज क्रिएट करनी ही पड़ेगी। एंड उसका तरीका ये नहीं है कि कौन से सोर्स से मैं इंफॉर्मेशन या जानकारी इसके बारे में गैदर करूँ और समझूँ और उसको क्रिटिसाइज़ करूँ। इसमें यही है कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक एक्सप्लेनेशन का यहाँ पर एकदम सही
वो बैठेगा जो डेविड ने एक इनोवेशन करी है कि एक्सप्लेनेशन होता क्या है, वो अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या होता है। सो आई थिंक एंड बिफोर एक चीज़ आपने और बोली थी कि कि ये इसमें ऐसा मतलब ये हम आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं और फिर उससे हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो इसमें ऐसा क्या मतलब डेविड ने ऐसा क्या कर दिया है कि हम इतने खुश हो रहे हैं और पॉडकास्ट बना रहे हैं? तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ये आइडिया बहुत सिंपल साउंड करता है कि हम नॉलेज क्रिएट करने के लिए बस एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करो और क्रिटिसाइज़ करके उसमें कमी मिलेगी, जो कमी मिलेगी उसको हटा दो, तो हम बेटर नॉलेज में आ गए एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहो। सो प्रोसेस तो यही है। तो दिस प्रोसेस की इज़ द सेम एज़ कि भई वंस यू अंडरस्टैंड कि रॉकेट कैसे बनाना है, कोई अगर ब्रेक डाउन कर दे पेपर के ऊपर कि भई पहले स्टील ले लो, स्टील में फिर उसको थोड़ा-सा इतनी टेम्परेचर में इसमें डाल दो और फिर उसको ऐसे मोल्ड कर दो और फिर इसमें वायर्स कनेक्ट कर दो और इसको ऐसे बना दो, तो कोई बोल सकता है कि इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? आई थिंक इसमें जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी-सी अगर आप हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे तो हमको लगेगा कि प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन उसको करना क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस इसमें क्या है कि एक मिसिंग कंपोनेंट है कि वो क्रिएटिविटी कैसे काम करती है हमारी। जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जो हम नया गेस करते हैं क्रिटिसाइज़ करते वक़्त कि हाँ, ये गेस है जिससे हम ये मेरी प्रॉब्लम या ये जो कमी है इसमें हट जाएगी और फिर हम उस गेस को टेस्ट करते हैं। तो वो जो गेस आता है वो कैसे आता है वो हमें नहीं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है एंड जब हम असली में लाइफ में प्रैक्टिकली करते हैं इस प्रोसेस को और इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो स्टिकिंग टू एग्जाम्पल क्लाइमेट एग्जाम है, अगर आपको सच में जानना है कि क्या हो रहा है तो आपको अगर आप सोचोगे आज लेट्स स्टार्ट हियर कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्लाइमेट के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे बदल रहा है। गर्मी बहुत हो रही है इस साल और मैंने हेडलाइन पढ़ी कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, 100 ईयर्स में सब खत्म हो जाएगा। मान लो कि मैंने हेडलाइन पढ़ ली। अब या तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स या फिर कोई भी न्यूज़ न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड उन्होंने कह दिया है कि 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो मैं वहीं पे आई कैन थिंक कि भई दिस इज़ ये ट्रूथ है एंड काम खत्म। अगर मेरे को लगता है कि नहीं ये सोर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि एक्सप्लेनेशन क्या दी है? जिसने भी ये कहा है, जिस भी सोर्स ने ये क्लेम किया है कि भई क्लाइमेट चेंज विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तो उनका क्या एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन का मतलब कि उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया है अपने क्लेम को सपोर्ट। तो अगर वो अब उस आर्गुमेंट में क्या है मतलब क्या बताया गया है? क्या बोल रहे हैं? वो क्या क्लेम कर रहे हैं? जो क्लेम कर रहे हैं उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो फिर वो अब देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली यूज़ क्या करेंगे कि 99% साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 100 साल में वो जो जर्नलिस्ट है जो कह रहा है कि 100 साल में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो किसी और का सोर्स ले रहा है कि 99% साइंटिस्ट क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि 100 साल में हो जाएगा। उन्होंने कैलकुलेशंस कर ली हैं अपने कंप्यूटर में, स्टैटिस्टिक्स देख ली हैं और 4-5 ग्राफ्स बने हुए हैं। उसमें 1999 से लिखा हुआ है कि 200 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 साल में इतनी गर्मी हो गई है। इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हो तो अब आप उसको आर्ग्यूमेंट को या तो आप सोचोगे कि अगेन 99% ऑफ साइंटिस्ट या तो आप वहाँ स्टॉप हो जाओगे कि 99% साइंटिस्ट ये कह रहे हैं भाई, तो सही ही होगा। वो सब बेवकूफ़ थोड़ी हैं। पर अगेन हमें पता है कि इज़ सोर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, आर्गुमेंट का रेलेवेंस है। अभी तक आर्गुमेंट क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया अभी तक। अभी तक यही दिया है कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं और दूसरा आर्गुमेंट क्या दिया है कि जो अभी तक होता आ रहा है, वही होता रहेगा आगे भी। जो अभी तक होता आ रहा है, वही आगे होता रहेगा। तो हमें ये बात पता है कि ये सच नहीं है कि जो होता आ रहा है, वो होता रहेगा। वो ऐसा नहीं है क्योंकि लोग डिसीज़न्स ले रहे हैं और डिसीज़न्स अलग-अलग डिसीज़न्स के कारण से अलग-अलग फ्यूचर्स हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी है। हमें पता है कि कोई अगर नया डिसीज़न लेगा कल, कोई साइंटिस्ट कोई नई डिस्कवरी करेगा तो उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो जो होता आ रहा है वो नहीं होता रहेगा, कुछ और होएगा। तो इस टाइप के अब ये क्रिटिसिज़्म का प्रोसेस बहुत लंबा और बहुत ही टीडियस है। उसका ये कोई फिक्स्ड फ़ॉर्मूला नहीं है कि आप उसके अंदर आर्गुमेंट डालोगे क्रिटिसिज़्म ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में कि अ, कोई भी कंटेंट डालोगे और उसमें कोई क्रिटिसिज़्म का इंजन है, वो अपने आप आपको इस तरह बता देगा कि ये सही है या गलत है। हमारे पास वो अ, ये वाला।
यूजुअली कैसे क्रिटिक जो होता है उसको बहुत एक नेगेटिव पिक्चर में प्रेजेंट किया जाता है, बट आप हम्म। बोल रहे हो कि मतलब ऐसे क्रिटिसिज्म जो है वो ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस है, और ऐसे ऐसा नहीं है कि जस्ट कुछ आइडिया देखा एंड देन बहुत ईजी है बस ऐसे क्रिटिसाइज उसको बेसिकली उसमें क्रिटिसिजम्स फाइंड करना वो भी सॉर्ट ऑफ। यस। यस, ये एक बहुत आपने एकदम ये मेरा बहुत ही दिल से करीब पॉइंट है ये कि मेरा एक प्रोजेक्ट भी लाइफ में कि मैं आई वांट टू मेक क्रिटिसिज्म ग्रेट अगेन। मैं चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म जो है ना वो एक स्पॉट ऑन की ये आपको ट्वीट करना चाहिए, मैं रीट्वीट। ठीक है, लेट्स मेक क्रिटिसिज्म ग्रेट अगेन। हाँ, मैं इसके लिए एकदम इन ऑल सीरियसनेस ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बचपन से क्या है कि अगेन मैं क्रिटिसिज्म से हमेशा डरता था कि यार वो डरता मतलब मेरे को पसंद ही नहीं था कि ये कोई भी क्रिटिसिज्म करेगा, मतलब कि मेरे में कमेंट ढूंढेगा एंड ये मतलब कि ये मेरे को चाहिए ही नहीं है। और उसका कारण ये था कि जो क्रिटिसिज्म से हम वाकिफ हैं जनरली सोसाइटी में कॉमनली, वो क्रिटिसिज्म अनक्रिएटिव है। वो क्रिटिसिज्म बस ये है कि तुम खराब हो, तुम्हारे में कमी है, मतलब मतलब कोई होप नहीं है तुम्हारे वर्सेस की जो मैं क्रिटिसिज्म जो डेविड क्रिटिसिज्म की बात करता है, और जो एपिस्टेमोलॉजी में जिस जिस क्रिटिसिज्म की हम बात करते हैं कि हम नॉलेज कैसे क्रिएट करते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग आइडियाज को क्रिटिसाइज करके और फिर हम आगे नया आइडिया पे पहुंचते हैं उस प्रोसेस से। वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इसका मतलब प्रॉब्लम सिचुएशन क्या है उसको समझना, करंट आइडियाज क्या है उनको समझना, वो आइडियाज प्रॉब्लम सिचुएशन से कैसे रिलेटेड हैं वो समझना, और फिर कहाँ पे एक्चुअल में कहाँ पे है कि जो प्रॉब्लम जो हम चाहते हैं और जो सिचुएशन है उसमें है, और उस गैप को अ, अ, वो गैप पूरा समझना। वो एक उसमें क्रिएटिविटी लगती है। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिचुएशन की, जो कि हर व्यक्ति की हर सिचुएशन की एकदम यूनिक होती है। उतना उतने ध्यान से और केयरफुली क्रिटिसाइज का जो प्रोसेस है वो कॉमन कल्चर में है ही नहीं। कॉमन कल्चर में बहुत क्विक क्रिटिसिज्म का कल्चर है, रिएक्टिव क्रिटिसिज्म की बस मैंने कुछ खाया बेकार है। एक तो वो क्रिटिसिज्म होता है। एक होता है कि मैं कुछ खाता हूँ उसके मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या फ्लेवर्स आ रहे हैं कहाँ इसमें मेरे को। एक तो ये है कि मैंने कुछ खाया और फिर गया ये बेकार है। एक ये है कि इसमें मेरे को किस तरह का फ्लेवर चाहिए, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ये क्या है, इसमें क्या वो है जो कि हाँ अगर मैं इसमें थोड़ी सी अगर जीरा और ऐड कर दूं तो शायद ये मेरे एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा। तो वो क्रिटिसिज्म एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म नहीं, क्योंकि आप आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोच रहे हो, जो हो रहा है, जो सिचुएशन है उसके बारे में सोच रहे हो, उसमें जो गैप है उसके बारे में सोच रहे हो, और फिर एक गेस कर रहे हो कि वो कैसे इस गैप को ब्रिज किया जाए। तो वो क्रिटिसिज्म इज व्हाट इज ट्रू। जो कुछ कुछ होते भी थे, जैसे कि जो होते थे कुछ कुछ फिल्म क्रिटिक्स जो अच्छे राइटर्स या अच्छे जो भी कमेंटेटर्स हमारे मैंने लाइफ में देखे हैं, उन उनमें कॉमन चीज यही रही है कि उनके क्रिटिक्स हमेशा अच्छे एक्सप्लेनेशंस थे। उनके क्रिटिक्स भी क्रिएटिव थे। उनके क्रिटिक्स अ, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो, और किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, पूरा एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। तो वो एक्सप्लेनेशन अगेन बैक टू कि वो क्रिटिक जो है वो क्रिएटिव और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। या आई कैन गो ऑन एंड ऑन सेम ही चीज। सो आई थिंक मतलब लाइक ऐसे बहुत इंडिविजुअल एरियाज पे सेम आई थिंक आपने आइडियाज को अप्लाई किया, बट आई थिंक मैं मोस्टली अभी इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो आपने मेन चीज़ भी बोली थी कि लाइक सो उसके अराउंड मतलब बेटर एपिस्टेमोलॉजी कैसे हेल्प करती है, और बेटर हम्म। बेटर एपिस्टेमोलॉजी हम्म। वही जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ 100% फिक्स्ड ट्रुथ है, बट हम्म। हम्म। सो बेसिकली जो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप्स हैं, और आई थिंक मतलब ऐसे बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये मतलब खुद का खुद से सॉर्ट ऑफ रिलेशन एंड देन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिविजुअल लाइफ में इन्वॉल्व होता है, लेट्स से मैरिज या फिर फैमिली या फिर
कंपनी या फिर ऐसे सोसाइटी इन जनरल, तो वहाँ पे मतलब कैसे बेटर एपिस्टेमोलॉजी? या आई थिंक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। लेट्स सी कैसे मैं सोचूं उसके बारे में। सो सी कि मेरे को वर्ल्ड व्यू है प्रॉपर एंड एपिस्टेमोलॉजी, जैसे डेविड ने उसको एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक बाकी चीजें भी रेलेवेंट है, लेकिन एपिस्टेमोलॉजी स्पेसिफिकली से क्या है कि मेरा जो व्यू है कि इंसान क्या होता है वो चेंज हुआ। पहले मेरे को लगता था कि इंसान एक मतलब मेरा इंसान का जो व्यू था वो क्लियर नहीं था। मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअली, आई डिडंट हैव अ गुड आंसर कि एक पर्सन क्या होता है। वो उसके लिए कभी मैं सोचता था कि एक पर्सन एक एंटिटी है, एक मतलब ये फुल मतलब बंदर। अ, बंदर है, मतलब कुछ ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मेरे पास एक व्यू नहीं था कि इंसान के बारे में क्लियरली कि हाँ, कभी मेरे को लगता था कि बंदर है, कभी मेरे को लगता था कि कोई भगवान का अंश है, कभी मेरे को लगता था कि यू नो कि मैं अलग अलग लोगों की अलग अलग डेस्टिनी फिक्स्ड है, और मतलब मैं मुझे कुछ दूसरों के लिए कुछ करना है। मतलब देयर वाज लॉट्स ऑफ मैं क्लैरिटी नहीं थी मेरे माइंड में कि इंसान होता क्या है। एपिस्टेमोलॉजी को समझने जब लगा, मतलब कि जो समझ में आया मेरे को कि, और डेविड ने कहा भी, एक लाइन है कि इंसान एक यूनिवर्सल एक्सप्लेनर है। हम बेसिकली इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस दुनिया को समझता है, और समझना और एक्सप्लेन करना एपिस्टेमोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सेम ही चीज़ है। किसी चीज़ को आप समझते हो तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, किसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसको समझ, मतलब अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो उसका मतलब आप समझते हो उस चीज़ को। ये दोनों आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, समझना और एक्सप्लेन कर पाना कोई चीज़ को। तो एपिस्टेमोलॉजी समझने के बाद समझ में आया कि इंसान का जो मेन डिफरेंस है, हम इंसान जो बाकी चीज़ों में, पूरी दुनिया में बाकी हर चीज़, जितने भी सिस्टम्स हैं उनसे हम अलग क्यों हैं, कैसे हैं, कि हमारे पास एक यूनिक कैपेबिलिटी है कि हम इस दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें दुनिया का पार्ट हैं, जानवर भी इस दुनिया का पार्ट हैं, और वो दुनिया में जीते हैं, दे आर बोर्न, वो भी पैदा होते हैं, लाइफ जीते हैं और फिर मर जाते हैं। पर वो दुनिया को एक्सप्लेन, वो उस इस लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। उनके पास कोई, वो करते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाते हैं, वो ट्राई कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, वो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसका जो हमारे पास ही एक वो यूनिक कैपेबिलिटी है ऑफ एक्सप्लेनिंग। एंड ये आइडिया कहाँ से आता है? ये आइडिया एपिस्टेमोलॉजी से ही आता है, क्योंकि हम ही एक चीज़ है जो कि नॉलेज क्रिएट कर पा रहे हैं दुनिया के बारे में, कि दुनिया दुनिया है क्या और कैसे चल रही है, और मतलब पेड़ कैसे उगते हैं, सीजन कैसे चलते हैं, हमारे बैक्टीरिया गट्स में कैसे काम करता है। ये जितने भी हमारे पास नॉलेज है दुनिया के बारे में, ये हमने क्रिएट करी है। सिस्टम्स हमने नहीं किए हैं। मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, फिजिकल सिस्टम्स हो रहे हैं, जो दुनिया बनी है, ये और प्रोसेस से बनी है, पर हमने बनाई नहीं है दुनिया, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो वो जब समझ में आया, तो क्या है कि एक चीज़ चेंज हो ये हुई। हर पर्सन, ऑल पीपल आर बॉर्न इक्वल। एक जो आइडिया था मेरे पहले मन में कि भी सारे लोग दुनिया में इक्वल हैं। वो जो इक्वालिटी ऑफ मैन पीपल का आइडिया है, पहले मेरे को लगता था कि इट इज बेस्ड ऑन कोई एक मॉरल, कि वैसा ऐसा मानना चाहिए, ऐसा मानना अच्छी बात है, ऐसे इसलिए ऐसा मानना चाहिए। लाइक इट वाज ऑप्शनल टू मी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं। पर जब ये समझ में आया कि इंसान की जो मेन चीज है वो है कि वो दुनिया को एक्सप्लेन कर पाते हैं, और ये एबिलिटी सबके पास सेम है। लाइक ये जो क्रिएटिव कैपेसिटी है कि दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कैपेसिटी इज व्हाट मेक्स इज द मेन थिंग अबाउट इंसानों के बारे में। मेन चीज यही है, और वो सबके पास है। तो फिर इट सडनली चेंजेस कि भाई अब मैं जितने भी मेरे लाइफ में लोग हैं, मैं खुद और मेरे जितने लाइफ में लोग हैं, कैपेसिटी वाइज सब सेम है। तो सडनली माय व्यू चेंजेस। पहले मैं सोचता था कि भी किसी की कैपेसिटी कम है, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है, एंड दैट वुड क्रिएट इन माय माइंड कि क्या ऑब्लिगेशंस हैं या क्या ड्यूटीज़ हैं जो मैं सोचता हूँ। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी कैपेबिलिटी के बारे में क्या सोच रहा हूँ, कि वो पर्सन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर मेरे माइंड में इस टाइप के आइडियाज़ हैं उसके बारे में, तो वो अफेक्ट करेगा मेरा उसकी तरफ बिहेवियर। बट नाउ दैट आई थिंक कि सब एक्चुअल में कैपेबिलिटी वाइज, तो मेरा एटीट्यूड सबके प्रति थोड़ा डिफरेंट हो गया है उसको लेके। अब मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि कोई मेरे से कम
कैपेबल है या कोई मेरे से ज़्यादा कैपेबल है। मैं सोचता हूँ कि सब मेरे जितने ही एग्ज़ैक्टली कैपेबल हैं। सो देन हाउ आई बिहेव टुवर्ड्स देम डिफर्स। अब मैं इंस्टेड ऑफ सोचूं कि अरे ये बेचारा है, इसके ये ज़्यादा समझदार नहीं है, कोई अगर कम पढ़ा लिखा है मेरे से या कोई अगर कम अकम्पलिश्ड है मेरी लाइफ अपनी लाइफ में मेरे से, तो मेरे को उसकी तरफ पिटी फील नहीं होती है। पहले मेरे को लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ज़्यादा ये हूँ, तो मैं कुछ लोगों पे पिटी कर सकता हूँ क्योंकि ये कम समझदार हैं, ये कम, इनके पास कम एक्सपीरियंस है या कम पढ़ाई-लिखाई करी है वगैरह, वगैरह। लाइक दैट्स वो तो एक जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल मेरा चेंज हुआ है कि मेरे को लगता है कि सब अ पहले मैं ऐसे भी सोचता था कि कुछ लोग बदल नहीं सकते हैं। ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को लगता था कि अगर मैं सोचूँ कि पर्सन एक्स इन माय फैमिली वैसे ही बिहेव करता है आ रहा है, वैसे ही बिहेव करता रहेगा। क्योंकि मतलब कि कुछ ऐसा उस उनमें इन्नेट कुछ ऐसी फिज़िकल कमी है कि बस वो तो ये समझ ही नहीं सकते हैं। पर वो आइडिया चला गया मेरे माइंड से अब कि वो पॉसिबल ये इम्पॉसिबल है कि कोई पर्सन ऐसा हो जो कि अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता या कोई चीज़ समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारे में सब में सेम कैपेबिलिटी है समझने की। हम्म। एंड बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो कि लाइक अगर वो सेम अगर वो भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं एपिस्टेमोलॉजी का, लाइक अपने एरर्स को करेक्ट करने का ट्राई करते हैं, तो देन वो बेटर आइडियाज़ पे पहुंच सकते हैं। और ये चीज़ लिमिटेड नहीं है कि लेट्स से किसी के पास कुछ एक पर्टिकुलर डिग्री है तो वो ही कर सकता है, या फिर एक कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्राइटेरिया है वो ही लोग कर सकते हैं। बट बेसिकली ऐसे यूनिवर्सली सारे ह्यूमंस में सेम कैपेसिटी है इस चीज़ का। सो ऑन द वन हैंड एक तो मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कोई मेरे से कम कैपेबल है या कुछ है जो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं कि मेरा मेरा कज़न है, वो मतलब ज़्यादा समझ उसका एक्चुअली ना ज़्यादा समझदार नहीं है, वो स्कूल में फ़ेल हो रहा था और कॉलेज में भी कुछ ख़ास नहीं किया उसने, लाइफ़ में कुछ किया नहीं है। तो मैं मतलब मेरे को लगता था कि भई वो बेचारा है, इसको थोड़ी हेल्प कर दो या मतलब कुछ उसको कुछ दे दो, मतलब कुछ सब सपोर्ट करने की वर्सेस एंड थिंकिंग कि कुछ है उसमें। तो बिकॉज़ ऑफ पिटी मैं कुछ कुछ ना कुछ गलत डिसीज़न, मतलब मेरा जो डिसीज़न है उसको हेल्प करने का वो ये नहीं होगा कि उसको कैसे मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब बस ये होगा कि बस उसको कुछ हेल्प करके सपोर्ट करके, मतलब ताकि आई डोंट नो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, बट कहने का मतलब है कि ये आइडिया कि मैं किसी से ज़्यादा कोई मेरे से कम समझदार है, अ, उसके ऑपोज़िट क्या था कि मैं किसी से कम समझदार हूँ, वो भी आइडिया चला गया। मतलब ऐज़ इन कि अगेन कैपेबिलिटी वाइज़ ऑब्वियसली ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कम जानते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बट उनकी जो एबिलिटी है जानने की या समझने की, वो हम सब में सेम है। तो अब क्या होता है कि मैं अगर कोई मेरे से, जिसको मैं सोचता हूँ कि मेरे से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इलॉन मस्क कुछ बोलता है, कोई चीज़ के बारे में, अगर एआई के बारे में बोलता है और मेरे को अगर लगता है कि नहीं वो जो कह रहा है, कंटेंट जो है उसका, वो मेरे को लगता है कि अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं मन में ये नहीं आता है कि अरे मैं ही गलत होऊँगा, वो तो सही ही होएगा। मतलब मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल हूँ इस आइडिया से कि नहीं वो गलत है, मैं सही हूँ इस मामले में। सेम कि अगर कोई जो मुझसे कम, मेरे को लगता था पहले कि मुझसे कोई कम समझता है, कई बार क्या है कि जो हमें लगता है कि कोई हमसे कम जानता है समझता है, वो हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ देता है, क्रिटिसिज्म देता है या कोई ऐसा आइडिया देता है जो हमारे लिए हमें नहीं पता होता है, पर हम उसको डिसमिस कर देंगे। मतलब मैं उसको डिसमिस कर देता था पहले कि ये तो इसको तो कुछ नहीं पता है। बट बिकॉज़ नाउ दैट लेयर इज़ गॉन, कि क्योंकि मैं ये समझ गया हूँ कि हर पर्सन इक्वली कैपेबल है नॉलेज क्रिएट करने के लिए। तो अब मैं क्या है कि अगेन आई थिंक इट गोज़ बैक टू सोर्स वाला पॉइंट, एंड उससे इस रियलाइज़ेशन से कि हम सब की कैपेबिलिटी सेम है चीज़ों को समझने की, आई थिंक उससे हमारा रिलेशनशिप उस पर्सन से, मेरा रिलेशनशिप उन सभी लोगों से चेंज हो गया है उस डायरेक्शन में। अब मैं मोर ओपन हूँ किसी की भी बात को अ, सुनने के लिए एंड उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उसको ताकि मैं उससे कुछ और सीख सकूँ वर्सेज़ कि प्रीडिस्पोज़िशन की कोई मेरे से ज़्यादा जानता है या मेरे से कम जानता है, एंड कैपेसिटी वाइज़ किसी की कम कैपेबिलिटी है, किसी की ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो मैं किसी को डिसमिस या फिर प्री एक्सेप्ट समथिंग लाइक दैट।